नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम की मशाल को शक्ति देने वाले सपूतों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद सुभाष ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाना शुरू कर दिया। दूर दराज की यात्रा करने के कारण उनका शरीर थक गया था। वो टाइफाइड बुखार के शिकार हो गए। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए कसियांग ले जाया गया। वहां उनकी हालत में सुधार हुआ। वापस आकर उन्होंने घर वालों के मना करने पर भी इंटर की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में पास हो गए। वहां एक अंग्रेज अध्यापक F.E. ओटेन का रवैया भारतीय छात्रों के प्रति अच्छा नहीं था। तुम हिंदुस्तानी छात्र पता नहीं अपने को क्या समझता हो। सच तो यह है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। तुम जंगली हो। आप हमारे लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल। हम अंग्रेजों ने ही तुम्हें शिक्षा दी है, तुम्हें सभ्य बनाया है। आपके शब्द अनुचित हैं। कृपया इन्हें वापस लीजिए। सच तो ये है कि इतना कुछ सिखाने के बाद भी तुम लोग अभी जंगली ही हो। हम प्रिंसिपल से आपकी शिकायत करेंगे। ओह, जहां मर्जी हो जाओ। सर, प्रिंसिपल साहब, मिस्टर ओटले हम भारतीयों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका व्यवहार अनुचित और अपमानजनक है। तुम्हारी यह हिम्मत कि अपने ही अध्यापक के खिलाफ शिकायत करो? तुम कभी कुछ नहीं सीखोगे। जाओ, उनसे माफी मांगो। जी नहीं, हम उनसे माफी नहीं मांगेंगे। हमारे साथ गलत हुआ है और माफी भी हम लोग मांगे। सुभाष ने माफी नहीं मांगी। अध्यापक और प्रधानाचार्य के अनुचित व्यवहार के खिलाफ हड़ताल की। इसमें 1000 से भी अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। कक्षाएं बंद हो गईं। आज भी कुछ लोगों का मानना है कि वो आधुनिक भारत की पहली हड़ताल थी। यह हड़ताल 3 दिन तक चली। भारतीय अध्यापकों ने भी इसमें बराबर का साथ दिया। हड़ताल सफल हुई। प्रोफेसर ओटेन को माफी मांगनी पड़ी, पर प्रोफेसर ने इस बात को मन से निकाला नहीं। एक दिन मामूली सा बहाना ढूंढने कर उन्होंने सुभाष के सर पर पीछे से चपत लगा दी। सभी छात्र ये देखकर उत्तेजित हो उठे। उसी शाम जब ओटेन घर जाने के लिए निकले तो छात्रों ने भी मौका ढूंढा और उनके सर पर पीछे से चपत लगा दी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये काम तुमने ही किया है, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, पर ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसमें तुम्हारा हाथ है। इसलिए तुम्हें कॉलेज से निकाला जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो काम कर सकूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। सुभाष के माता पिता उनके साथ थे, इसलिए सुभाष को दुख नहीं हुआ। उन्होंने अब अपना पूरा समय समाज सेवा में लगा दिया। पर सभी बड़े लोगों की राय थी कि सुभाष फिर से पढ़ाई शुरू करें। सुभाष, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे कुछ मेधावी लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तुम्हें अपनी पढ़ाई फिर से आरंभ कर देनी चाहिए। मैं खुद भी यही चाहता हूं, पर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है, वो भी अंग्रेजी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने पर। ऐसे में मुझे किसी और कॉलेज में दाखिला मिलेगा क्या? मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई कॉलेज तुम्हें दाखिल करना चाहे तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। उनसे बात करने के बाद मैंने काफी कोशिश भी की है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में तुम्हें प्रवेश मिल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
सुभाष को स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहीं उन्होंने फौजी ट्रेनिंग भी ली। अपने प्रशिक्षण के दौरान उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि उन्हें यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर का पद दे दिया गया। 1919 में वो स्नातक हो गए और उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। उनके पिता और परिवारजन चाहते थे कि वो ICS बने। ये उन दिनों सबसे अच्छी प्रशासनिक नौकरी थी, पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर इतना अधिक प्रभाव था कि वो एक अच्छा अध्यापक बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए ICS की परीक्षा दी। इसके लिए वे इंग्लैंड गए। बधाई हो मित्र सुभाष, तुमने तो कमाल कर दिया। ICS की परीक्षा में तुम्हें 4था स्थान मिला है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद, पर मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसी नौकरी तो सभी पाना चाहते हैं। मैंने ये परीक्षा ज्ञान हासिल करने के लिए और खुद को साबित करने के लिए पास की है। मेरे पास जो नियुक्ति पत्र आया है, मैं उसी पर अपना इस्तीफा लिखकर भेज रहा हूं। मेरा उद्देश्य भारत और भारतवासियों की सेवा करना है। अब मैं आगे का जीवन उसी कार्य में लगा देना चाहता हूं। सुभाष बंबई आए और महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी उनके क्रांतिकारी विचारों से परिचित थे। उन्होंने सुभाष को देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। दास बाबू में उन्हें अपना सच्चा नेता मिल गया। देश बंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई। अप्रैल 1924 के कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनावों में उन्हें बहुमत मिला। सुभाष बाबू को प्रधान कार्यपालक अधिकारी बनाया गया। वे खुद हर जगह जाकर काम का निरीक्षण करते। इससे काम का स्तर सुधरने लगा। उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में स्वयं सेवक दल का गठन किया। इसे अंग्रेज सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये जेल है या अत्याचारों की कोठरी? यहां कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? तुम्हारी सेहत काफी खराब हो गई है सुभाष बाबू। अंग्रेज सरकार ने तुम्हें रिहा करने का फैसला किया है। अंग्रेज सरकार इतनी दयालु कब से हो गई? हम चाहते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो। देश के बाकी लोग भी यही चाहते हैं। जगह जगह तुम्हारी रिहाई के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं, पर शर्त यह है कि तुम यहाँ से लौटकर यूरोप चले जाओ। नहीं, सशर्त रिहाई मुझे मंजूर नहीं। मैं यहीं जेल में रहूंगा। सुभाष बाबू को टीबी हो चुकी थी। उन्हें जेल में अधिक दिन रखना खतरनाक था। आखिर अंग्रेज सरकार झुकी और उन्हें बिना शर्त रिहा किया गया। सुभाष बाबू स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी चले गए। देश बंधु चित्तरंजन दास का देहांत हो चुका था। सुभाष बाबू ने कसम खाई कि अंतिम सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। 1918 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने एक स्वयं सेवक दल का गठन किया। वे खुद उसके जनरल ऑफिसर कमांडेंट बने। अंग्रेज सरकार ने उनकी क्षमता से डरते हुए उन्हें फिर से जेल में डाल दिया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। वो इलाज के लिए यूरोप गए। सेहत ठीक होने पर उन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा की। वापस आने पर वो 1928 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, पर ज्यादातर नेता उनके विचारों से सहमत नहीं थे। इसलिए 1939 में उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाने का विरोध किया गया। सुभाष बाबू ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर से जेल में डाल दिया।
मुझे किसी भी तरह इस जेल से निकलना होगा। मुझे देश को आजाद कराना है। आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष करना ही होगा। अब समय आ गया है कि मैं विदेश जाऊं, विभिन्न देशों की सरकारों से मिलकर सहायता मांगूं। ये जेल मुझे रोक नहीं सकती। जेल उन्हें रोक भी नहीं पाई। वो जेल से कैसे निकले कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि वो भेष बदलने में माहिर थे। ऐसा भेष बदलते थे कि कोई पहचान नहीं पाता था। 7 जनवरी 1941 को उनके घर से एक मुसलमान सज्जन निकले और काली मोटर में बैठकर चले गए। लो जी बादशाह, ए पिनिया खाओ, मेरी मां ने बनाइया ने। सफर विच पिनिया खाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। जी शुक्रिया। और मैं क्या फौजा कितने चलिया ने ते अपना नाम की है? जनाब, मेरा नाम मौलवी जियाउद्दीन है। मैं एक बीमा कंपनी का एजेंट हूँ और आपको तो पता ही है कि बीमा लेने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, एक काम ही ऐसा है। वो मौलवी जियाउद्दीन वास्तव में सुभाष बाबू ही थे। ट्रेन से उतरकर वो पेशावर पहुंचे और वहां गूंगे बहरे पठान बन गए। वहां से एक ट्रक में बैठकर वो काबुल पहुंचे। वहां से मास्को होते हुए वो बर्लिन पहुंचे। वहां उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई और भारतीय स्वाधीनता लीग की स्थापना की। बहुत सोच विचार कर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जापान से मदद लेना ठीक रहेगा। उन्होंने अपनी सेना में भारतीय युवतियों का झांसी की रानी सैन्य दल बनाया। उन्होंने भारतीयों को आजादी के लिए ललकारा और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। हम तब तक अपना संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा भारत आजाद ना हो जाए। साथियों, आज से हमारा लक्ष्य है दिल्ली चलो। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हम अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञ में डालेंगे। हम रहें या ना रहें, हमारा देश स्वतंत्र होकर ही रहेगा। आजाद हिंद फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया। उस समय उनका एक गीत हुआ करता था जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों में जोश भर देता था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को कोहिमा में प्रवेश किया, पर यहां अंग्रेज भारी पड़े। जापान हवाई मदद नहीं पहुंचा पाया। आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। बाद में जापान ने ब्रिटिश और अमेरिकी फौजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो आजाद हिंद फौज को भी 16 अगस्त 1945 को हथियार डालने पड़े। नेताजी अंग्रेजों के निशाने पर थे। उन्हें सभी ने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। 17 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्नल हबीब उर रहमान के साथ एक जापानी विमान में किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। देश के सम्मान और स्वाधीनता ने जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही महान हस्तियों के योगदान के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ।
इसे आजाद कराने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़े, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। देश में अमन शांति बनाए रखना चाहिए। सभी धर्मों का आदर करते हुए जी जान से शिक्षा, विज्ञान और देश सेवा के क्षेत्रों में ऊंचे से ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। अपने देश का परचम सबसे ऊंचा लहराना है। ऐसे काम करने हैं जिससे पूरी दुनिया में भारत के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा।